नमस्कार साथियों, मैं मनीष पुयाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की अर्थशास्त्र और कक्षा 11 की अर्थशास्त्र में हम लोग पढ़ रहे हैं आज अध्याय 2 भारतीय अर्थव्यवस्था 1950 से 1990 और आज है हमारा लेक्चर नंबर 4। आइए जानते हैं कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे। हम अभी तक काफी कुछ पढ़ चुके हैं, हम अर्थव्यवस्था जान चुके हैं। इससे पहले वाला जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा, अंग्रेजों ने कितना शोषण हम लोगों पे करा, हमारी कृषि जो क्षेत्र है उसको पूरा डुबा दिया, उद्योग क्षेत्र को पूरा डुबा दिया, ये सब कुछ जाना। अब इस चैप्टर में हम 1950 से 1990 की कहानियां पढ़ रहे थे और उन्हीं कहानियों के बीच में भैया 3 आए इंपॉर्टेंट बॉक्स, और मैंने कह रखा है कि बच्चों का एक वर्ड भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उनको पूरा पढ़ाऊंगा, क्योंकि अपना सपना सिर्फ क्लास 11th नहीं, अपना सपना बड़ा है, अपना टारगेट बड़ा है। तो हम आज बॉक्स में पढ़ेंगे महालनोबिस के बारे में, पीसी महालनोबिस, इनके बारे में जानेंगे। ये कौन है, गजब के व्यक्ति ही है, और व्यक्ति क्या व्यक्तित्व है इनका, बहुत ही गजब के हैं। सेवा क्षेत्र की बात करेंगे, स्वामित्व तथा प्रेरणाएं बात करेंगे। तीनों जो बॉक्सेस हैं बहुत गजब के बॉक्सेस हैं, तीनों इंपॉर्टेंट बॉक्सेस हैं। आइए आज उन तीनों पर चर्चा करते हैं विस्तार से और विस्तृत में। सबसे पहले आप मिल लीजिए पीसी महालनोबिस से। महालनोबिस भारतीय योजनाओं के निर्माता। अब हम लोग लास्ट लेक्चर में योजना आयोग के बारे में, पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य, इनके बारे में पढ़ चुके हैं, परंतु कहीं ना कहीं उन भारतीय जो योजना है, वो पंचवर्षीय योजना है, उनको तैयार कौन कर रहा है? उनको तैयार करने वाले हैं एक बेहतरीन इकोनॉमिस्ट, बेहतरीन अर्थशास्त्री लोगों की आवश्यकता है। जैसा कि हम लोग पॉलिटी में पढ़ते हैं, हम राजनीति विज्ञान में पढ़ते हैं कि सरकार को पूरा जो मार्गदर्शन देते हैं वो अधिकारी वर्ग देता है। पूरा का पूरा जो मार्गदर्शन देता है वो कौन देता है? अधिकारी वर्ग देता है। तो जब वो अधिकारी मार्गदर्शन दे रहा है, फिर सरकार उन चीजों को अपनाती है और फिर देश में लागू करती है। उसी प्रकार से जब योजनाएं बनाई गई, जब प्लानिंग कमीशन ने योजना प्लान करना शुरू करा, तो उन प्लान का पहले एक ड्राफ्ट, आप कह सकते हैं एक प्रारूप उनके तैयार हुए। तो जो ड्राफ्ट और जो प्रारूप तैयार करने वाले हैं वो अर्थशास्त्री हुआ करते थे या अपने अपने क्षेत्रों में विशेषज्ञ हुआ करते थे। तो महालनोबिस वही व्यक्ति, उन्हीं व्यक्तियों में से एक व्यक्ति हैं तो जिन्होंने दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं को मुख्य रूप से तैयार करा। और सांख्यिकी जो आपकी दूसरी किताब हम लोग पढ़ेंगे, सांख्यिकी वाली, उस सांख्यिकी विद थे ये, मतलब आप कह सकते हैं कि इनको सांख्यिकी का काफी ज्ञान था, गजब के अर्थशास्त्री थे। तो इन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं को प्रारूप उनका तैयार करा और उन पंचवर्षीय योजनाओं को देश में लागू करवाया। तो भारतीय योजनाओं के जो निर्माता है वो किसको कहा जाता है? पीसी महालनोबिस को कहा जाता है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में अनेक प्रसिद्ध विचारकों का योगदान है। मैंने आपको क्या कहा कि जो योजनाएं बनी, ठीक है, जो योजनाएं बनी, काफी बड़े बेहतरीन अर्थशास्त्रियों ने, बेहतरीन ज्ञानी व्यक्तियों ने उन योजनाओं को प्लान करा था, ठीक है। और गजब गजब के जो विचारक थे, विचारक का मतलब जिन विचार रखते थे कि नहीं भैया ऐसा है, जो अच्छे उनके आइडियोलॉजिस्ट थे, अच्छे उनके विचार थे, उन विचारकों को बुलाया गया था कि आप बताइए कि देश में और किस प्रकार से ज्यादा विकास हो सकता है। प्रसिद्ध विचारकों ने उन पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करा, उनका निर्माण करा और फिर देश में वो लागू करी गई। उनमें सांख्यिकी विद प्रशांत चंद्र महालनोबिस का नाम उल्लेखनीय है। मतलब क्या है? पीसी महालनोबिस, शॉर्ट में क्या कहा जाता है? पीसी महालनोबिस। प्रशांत चंद्र महालनोबिस का नाम उल्लेखनीय है, मतलब उनका नाम इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जा चुका है। और ये कौन थे? सांख्यिकी विद थे। सांख्यिकी विद मतलब जिन्होंने सांख्यिकी की काफी स्टडी करी हो, उस पर उनके पास काफी क्या हो, ज्ञान हो, नॉलेज हो, मतलब किताबें तक भी लिख दी हो, वो सांख्यिकी विद, मतलब पूरा सांख्यिकी के ऊपर इनके पास नॉलेज था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का सामान्यतः विकासात्मक योजना में एक अति महत्वपूर्ण योगदान है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का विकासात्मक योजना, ठीक है, तो विकासात्मक जितनी भी हमारी योजनाएं बनी, विकास के लिए जितनी योजनाएं बनी, उनमें एक अति महत्वपूर्ण योगदान है, मतलब एक बड़ा कंट्रीब्यूशन आप कह सकते हो। सेकंड जो पंचवर्षीय योजना है, सेकंड 5 ईयर प्लान है, उसका रहा। इससे मेन मुख्य जो चीज हुई वो ये हुई कि इंडस्ट्रीज पे ज्यादा फोकस किया गया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे, औद्योगिक विकास पे ज्यादा फोकस करा गया। और इसको कहीं ना कहीं क्या मानते हैं? विकासात्मक योजना में एक अति महत्वपूर्ण योगदान इस सेकंड 5 ईयर प्लान का मानते हैं। और सेकंड 5 ईयर प्लान में जो मुख्य रोल था वो पीसी महालनोबिस जी का था। योजना का काम सही मायने में द्वितीय पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ हुआ, ठीक है। तो सही मायने में अगर आप कहें कि पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हुई, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुई, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग फर्स्ट में तो भाई धीरे धीरे समझते समझते हम लोग काम कर रहे हैं, पर सेकंड में हमें पूरा समझ में आ गया कि लोग क्या चाहते हैं, लोग किस पे ज्यादा फोकस चाहते हैं, कृषि पे ज्यादा चाहते हैं, उद्योगों पे ज्यादा चाहते हैं, सेवा क्षेत्र पे ज्यादा चाहते हैं, वो जो भी चाहते हैं सरकारें समझ चुकी थी। और वही चीज अब ये ड्राफ्ट प्रारूप तैयार करने वाले लोग भी समझ चुके थे और उसी रूप से द्वितीय पंचवर्षीय योजना से काम करना शुरू करते हैं।
इसमें भारतीय योजना के लक्ष्यों से संबंधित आधारित विचार दिए गए। यह योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। इसमें भारतीय योजना के लक्ष्य, तो भारतीय योजना के जो लक्ष्य थे कि भाई भारत की, इंडिया की जो प्लानिंग है उनके क्या लक्ष्य हैं, क्या टारगेट्स हैं कि भाई ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हम जैसे देखते हुए आए, मैंने आपको चैप्टर में कहा भी है कि हमेशा भारत का एक गोल रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस। इकोनॉमिक ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस, आर्थिक संवृद्धि होनी चाहिए सामाजिक न्याय के साथ। आर्थिक संवृद्धि भी हो और सामाजिक न्याय भी हो, ये दोनों चीजें एक साथ चलती रहनी चाहिए। मतलब सामाजिक न्याय और आर्थिक संवृद्धि, आर्थिक बढ़ोतरी, दोनों क्या होनी चाहिए, एक साथ होनी चाहिए। तो जो भारतीय योजनाओं के जो लक्ष्य हैं उनसे संबंधित आधारित विचार दिए गए। संबंधित मतलब जो भारत की योजना है, उनके जो लक्ष्य, टारगेट्स हैं, उनसे जुड़े हुए ही विचार इसमें रखे गए हैं। अगर आप इसमें पंचवर्षीय योजनाओं के विचारों को, उनके लक्ष्यों को भी देखते हैं तो 5 ईयर प्लान के हमारे ऑब्जेक्टिव क्या थे बच्चों? 5 ईयर प्लान क्यों चलाया गया है? देश के विकास करने के लिए, और देश का विकास करने के लिए आधार ये वाली बात ही रहेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। तो इकोनॉमिक ग्रोथ विद सोशल जस्टिस का फंडा ही FYP में अपनाया गया है, 5 ईयर प्लान में अपनाया गया है। 5 ईयर प्लान में अपना लिया गया है FYP, 5 ईयर प्लान ऑब्जेक्टिव में ही क्या कर रखा है, इसको सीमित कर रखा है। अब 5 ईयर प्लान जो ऑब्जेक्टिव्स है, हमने 4 ऑब्जेक्टिव पढ़े, अब एक एक करके जल्दी जल्दी से बता दो कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं। पहला ऑब्जेक्टिव कौन सा था? आधुनिकीकरण करेंगे, मॉडर्नाइजेशन हम उसका करेंगे, आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन उसका करेंगे। दूसरा हमें क्या चाहिए? संवृद्धि चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, वो आगे पीछे आप कर सकते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ हम लोगों को चाहिए, संवृद्धि चाहिए। तीसरा क्या था? आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, सेल्फ रिलायंट हम लोग बने। और चौथा क्या था? इक्वलिटी, समानता होनी चाहिए। तो ये समानता तो क्या आ गया? सोशल जस्टिस में आ गया, और ये किस में आ गए? ये इकोनॉमिक ग्रोथ में आ गए। तो जो भारतीय योजना के लक्ष्य थे उन्हीं से संबंधित आधारित विचार इसमें रखे गए, और ये योजना महालनोबिस के विचारों पर आधारित थी। किनके विचार पर आधारित थी? महालनोबिस जी के विचारों पर आधारित थी। इस अर्थ में उन्हें भारतीय योजना का निर्माता माना जाता है। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें कि उनके विचारों पर, उनके विचारों के अनुसार ही जो पंचवर्षीय योजना है वो तय हुई है, उनके विचारों के अनुसार द्वितीय पंचवर्षीय योजनाएं बनना शुरू हुई हैं। तो भारतीय योजनाओं का उनको क्या कहा जाता है? निर्माता कहा जाता है इस सेंस में। महालनोबिस का जन्म 1893 में कोलकाता में हुआ है। इनकी शिक्षा प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता तथा सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में हुई है। तो देखिए इन्होंने कहां से पढ़ाई करी? कलकत्ता में पढ़ाई करी, और फिर इन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाई करी। सांख्यिकी विषय में उनके योगदान के कारण उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। ठीक है, सांख्यिकी विषय में उनके योगदान के कारण इन्होंने सिर्फ और सिर्फ सांख्यिकी को पढ़ा ही नहीं, उसको सिर्फ समझा ही नहीं, बल्कि उसमें जितना और अपना इंप्रूवमेंट करवा सकते थे। नहीं भाई सांख्यिकी ये भी है, सांख्यिकी ऐसा है, सांख्यिकी ऐसा है। तो उस सांख्यिकी में जो उनका योगदान रहा है, उस योगदान के लिए उनको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का मतलब क्या? दुनिया भर में उनकी तारीफें हुई है, दुनिया भर में उनकी तारीफें हुई। तो आप देखिए, अगर आप राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं तो आप देखते हैं कि हमारे संविधान सभा में कितने ज्ञानी लोग थे। ठीक है, आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे कितने बड़े बड़े महापुरुष थे। अब आप अर्थशास्त्र में भी देखो कितने गजब के व्यक्तित्व वाले लोग हमारे देश में थे, जिनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं थी, टैलेंट की कोई कमी नहीं थी, मतलब दुनिया वाले उनके आगे झुकते थे, जिनमें से एक महालनोबिस जी थे। 1945 में उन्हें ब्रिटेन की एक सोसाइटी का फेलो सदस्य बना दिया गया। तो 1945 में ब्रिटेन की एक सोसाइटी है, उसका सदस्य उनको बनाया गया। यह वैज्ञानिकों का एक सर्वाधिक प्रतिष्ठित संगठन है, जिसका सदस्य केवल उत्कृष्ट वैज्ञानिकों को ही बनाया जाता था। अब वैज्ञानिक, आप कहोगे सर ये तो इकोनॉमिक्स में आ गया, तो इकोनॉमिक्स वाले वैज्ञानिकों का क्या? तो भैया वैज्ञानिक का मतलब क्या होता है? कुछ रिसर्च करना, कुछ खोज करने वाला वैज्ञानिक है। मैंने क्या कहा? इन्होंने सांख्यिकी में अपना योगदान दिया है, उसमें कुछ नई चीजें उसमें इंप्रूवमेंट कराया कि ये चीज ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, उन पे पूरा डिटेल, मतलब आप सांख्यिकी का एक स बोलो और इस सांख्यिकी का पूरा चिट्ठा खोल दें, ऐसे व्यक्ति थे। तो वो भी वैज्ञानिक ही हुए। और आप सोशल साइंस क्या है? साइंस लग रही है ना उसके आगे, सोशल पूरी साइंस है। सोशल किसके लिए? मेरी बात, एक बात सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। सोशल किसके लिए है? सोसाइटी के लिए। और सोसाइटी में कौन है? ह्यूमन। ठीक है, मानव है। तो मानव को जो समझ जाए मानव को जो समझ ले वो वैज्ञानिकों से कम है क्या? बताओ, एक बात बताओ। तो सोशल जो है वो पूरी ओवरऑल है ही साइंस बच्चों, वो पूरी साइंस है। ज्योग्राफी आप क्या पढ़ते हो? ज्योग्राफी में स्टडी ऑफ अर्थ, अर्थ की जो पढ़ाई हो रही है, ठीक है, उसके बारे में जो पूरा आप जान पा रहे हो, उसकी जितनी खोज अर्थ पर हुई है कि भाई आप पृथ्वी के अंदर जब जाते हैं तो 3
लेयर्स आती है, भूपर्पट्टी, क्रस्ट, मेंटल, ये सब कुछ आता है। तो वो खोज करी गई, वो वैज्ञानिक से कम है क्या? विज्ञान से कम है क्या? तो सोशल सोसाइटी के बारे में और सोसाइटी में ह्यूमन मानव को जानना भी एक वैज्ञानिक है। पूरा सोशल सोसाइटी की जो स्टडी हो रही है वो एक साइंटिस्ट ही है, ठीक है। वो एक पूरा खोज ही हम लोग समय समय पे करते जा रहे हैं। तो वैज्ञानिकों का एक संगठन है जिसमें जो उत्कृष्ट वैज्ञानिक होते हैं, जो उत्कृष्ट का मतलब जो बिल्कुल टॉप लेवल के जो वैज्ञानिक होते हैं, उन्हीं को जोड़ा जाता है। महालनोबिस ने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI स्थापना की, ठीक है। तो इन्होंने कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान इन्होंने खोला है, ठीक है ना। ISI इन्होंने खोला है, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन उन्होंने खोला है, स्थापना की तथा सांख्य नामक एक जर्नल निकाला जो आज भी सांख्यिकी विदों के लिए परस्पर विचार विमर्श के लिए प्रतिष्ठित मंच बना हुआ है, ठीक है। और सांख्य एक नामक एक जर्नल निकाला, मतलब कह सकते हैं एक डॉक्यूमेंट सा निकाला है। वो डॉक्यूमेंट आज भी जो सांख्यिकी विद है, जो आज सांख्यिकी में पढ़ाई करते हैं, ज्ञान बटोर रहे हैं और सांख्यिकी में ज्यादा ऊपर तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनके विचार विमर्श के लिए वो एक प्रतिष्ठित चीज बनी हुई कि नहीं यार ऐसे नहीं है, महालनोबिस जी का है नाम है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। आज भी ISI तथा सांख्य दोनों को ही समस्त विश्व में सांख्यिकी विदों और अर्थशास्त्रियों द्वारा अति सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो ISI और सांख्य दोनों को ही पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में अति सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। काफी सम्मान भरी नजरों से देखा जाता है ISI को और सांख्य को। तो इसलिए मैं कहता हूं जीवन में कुछ ऐसा काम कर चलो कि आने वाली पीढ़ी आपको याद रखे, आने वाले लोग आपको याद रखे, व्यक्ति हो तो उस जैसा। अब ISI सेटअप कर गए, अब दुनिया याद करिए ISI किसने खुलवाया था? अरे वो PC महालनोबिस जी थे ना, उन्होंने खुलवाया था। ऐसा काम करिए, ठीक है ना, जिससे कि दुनिया आने वाले समय तक आपको याद करती रहे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान महालनोबिस ने भारत के आर्थिक विकास के लिए भारत तथा विदेशों से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों को आमंत्रित किए जाने की सलाह दी। अब महालनोबिस जी को बुलाया गया कि भैया आप द्वितीय पंचवर्षीय योजना तैयार करिए। तो इन्होंने सरकार को यह कहा कि आप भारत में और विदेशों में जितने भी जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री हैं, जो जाने माने अर्थशास्त्री हैं, जो बहुत बड़े इकोनॉमिक्स में ज्ञान रखते हैं, उन सभी को आप बुलाइए, उनको आमंत्रित करिए, ठीक है, उनको बुलाइए। कालांतर में इनमें से कुछ अर्थशास्त्रियों को नोबेल पुरस्कार भी मिला। कालांतर मतलब आने वाला समय, और जो समय चल रहा था उस समय में नोबेल पुरस्कार जिनको बुलाया गया उनमें से कुछ अर्थशास्त्रियों को नोबेल पुरस्कार भी मिला। नोबेल पुरस्कार मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो टॉप पुरस्कार जो है इकोनॉमिक्स में वो मिलते हैं। नोबेल पुरस्कार पीस में, शांति में मिल सकता है, अलग अलग फील्ड में मिलते हैं नोबेल पुरस्कार। ये इस बात को दर्शाता है कि उन्हें प्रतिभाशाली व्यक्तियों की पहचान थी। अब देखो, अगर कोई बिल्कुल अपने जैसा आदमी होता है और अपन को तो प्रधानमंत्री जी बुला ले तो हाँ मैं बना दूंगा, आप चिंता ही मत करो, अपन बना देंगे। पर इन्होंने बोला नहीं, मेरा ज्ञान जितना भी है मैं उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देश के लिए करूंगा, परंतु भारत में और पूरी दुनिया में जितने भी बेहतर अर्थशास्त्री आप उनको भी बुलाइए। हम सबसे अगर बातचीत कर करके देखेंगे तो हमारा बेस्ट मॉडल बन पाएगा। मतलब इनमें इतना था कि टैलेंट किसी में भी उसको हमें अपनाना चाहिए। हो सकता है ऐसा नहीं कि हर बार मैं ही सही हूं, तो ये जो श्रेष्ठता वाला भाव है ये नहीं था कि नहीं मैं ही सही हूं, मैं बना दूंगा वो सही, सर आप चिंता मत करो मैं कर दूंगा, ऐसा नहीं। और जहां जिनको टैलेंट है उस टैलेंट को आगे आना चाहिए। तो प्रतिभाशाली व्यक्तियों की इनको पहचान थी। महालनोबिस द्वारा आमंत्रित किए गए अर्थशास्त्रियों में वे लोग भी थे जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समाजवादी सिद्धांतों के कटु आलोचक थे। अब देखिए, जिन अर्थशास्त्रियों को बुलाया गया, चाहे वो भारत के हों चाहे वो विदेश के हों, उनमें से काफी ऐसे भी थे जो समाजवादी सिद्धांतों के कटु आलोचक थे। मतलब कट्टर रूप से आलोचक है, भले समाजवादी सिद्धांत ही बेकार है, क्यों अपना रहा है भारत इनको, पूंजीवादी सिद्धांत अपनाए। मतलब आप कह सकते हो ऐसे लोग भी उस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तैयार करने में बैठे हुए थे जो पूर्ण रूप से पूंजीवादी थे, पूंजीवाद को समर्थन करने वाले लोग थे। दूसरे शब्दों में वह अपने आलोचकों को सुनने के भी इच्छुक थे, यही उनकी महान विद्वता का घोतक है। देखिए, अब आप ये देखिए, एक तरफ तो वो लोगों को इनवाइट कर रहे हैं कि आइए देश के विकास के लिए, चाहे भारत से और चाहे विदेशों से जिनको बुलाना पड़े, जिन बेहतर अर्थशास्त्रियों को बुलाना पड़े, हम बुलाना चाहिए। अब उनमें जब मीटिंग्स चल रही है तो ऐसे व्यक्ति भी बैठे हैं जो समाजवाद के मॉडल की बुराई कर रहे हैं, उस मॉडल की बुराई कर रहे हैं जिसको देश अपना रहा है, उस मॉडल की बुराई कर रहे हैं, और वो वहां बैठ करके सुन रहे हैं। और मैं आपको एक बात हमेशा कहता हूं, सुनने वाला व्यक्ति हर बार कमजोर नहीं होता, सुनने वाला व्यक्ति से ज्यादा मजबूत कोई भी नहीं होता। वो सुन रहा है आपकी बात, बिल्कुल ठीक है, ओके, समाजवाद ठीक नहीं है, ओके। तो अब हम लोगों ने तो क्या करा था, समाजवाद और पूंजीवाद का जो मिश्रण है, जो बेस्ट चीज है वो हम लोगों ने लिए। हम पूरा तो समाजवाद की तरफ, हम बिल्कुल रूस की सोवियत संघ की तरह तो गए नहीं सब कुछ ही, क्योंकि नेहरू जी भी उस चीज के तो खिलाफ थे कि भाई बिल्कुल हर चीज ही सरकारी कंट्रोल करे, कुछ प्राइवेट के हाथ में भी होना चाहिए। मतलब मैं इतना सा कहना चाहता हूं कि महालनोबिस जी जो मॉडल उन लोग अपना रहे हैं उस मॉडल की भी वो बुराई सुन रहे हैं बैठे, ठीक है, कोई बात नहीं,
क्यों? क्योंकि भाई सबके अपने विचार हैं और हो सकता है कि उनके विचारों से कोई ऐसी बात हमारे सामने निकल के आ जाए जो कि हमारे देश के लिए और भी बेहतर हो। मतलब उनकी विद्वता, आप उनका जो नॉलेज का लेवल है और आप उनकी जो व्यक्तिगत को अगर आप देखेंगे, उनका इंडिविजुअल जो उनकी लाइफ है, उनके जीवन को देखेंगे तो देखेंगे कितनी महानता आपको देखने को मिल रही है। एक तो खुद के होते हुए भी वो दूसरे अपने से ज्यादा या अपने जैसे जो ज्ञानी अर्थशास्त्री उनको बुला रहे हैं कि आप उनको इन्वाइट करिए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ मैं ही हूं, मेरे से भी अच्छे जो भी हैं और जो भी बेहतर अर्थशास्त्री पूरी दुनिया में, आप उनको बुलाइए। नेहरू जी, हम सब मिलकर के काम करेंगे। फिर उनसे बैठ करके बुराइयां भी सुन रहे हैं कि ऐसा चाहिए समाजवाद में कमी, ठीक है, हम इस पर सोचेंगे। ये महानता होती है, ये महानता होती है। ओके, आज अनेक अर्थशास्त्री महालनोबिस के योजना संबंधी दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हैं। आज बहुत से ऐसे अर्थशास्त्री हैं जो महालनोबिस जी के जो योजना है उसको थोड़ा सा अस्वीकार करते हैं, गलत काम करा, ऐसा है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, कितना भी अच्छा काम करो आप जीवन में, कितना भी अच्छा करो, कुछ लोग तो आपको मिलेंगे जो बुराई करेंगे, किसी को ही नहीं छोड़ते। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जो जाकर के बुराई करते हैं, कमियां निकालते हैं, वो वह व्यक्ति है जो जीवन में खुद सबसे ज्यादा असफल व्यक्ति है। उनके पास जीवन में कुछ भी करने को नहीं है, पर बस हम कमी निकाल देंगे। ये होता तो बढ़िया होता, वो व्यक्ति ऐसा करता तो बढ़िया होता, वो व्यक्ति करता तो ऐसा बढ़िया होता। और दूसरी बात, हमेशा एक बात आप ध्यान रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी एक बहुत बेहतरीन बात कहा करते थे। स्वामी विवेकानंद जी के वैसे तो विचार, सभी विचार बेहतरीन है, पर एक बात उन्होंने बहुत गजब कही। उन्होंने कहा कि चाहे लोग मुझसे नफरत करें और चाहे लोग मुझसे प्रेम करें, मैं रहूंगा लोगों के साथ ही। तो पूछा कैसे स्वामी जी? बोले जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं, मतलब मुझे चाहते हैं, मैं उनके दिलों में रहता हूं, और जो लोग मुझसे नफरत करते हैं मैं उनके दिमाग में रहता हूं, पर हूं मैं उनके साथ ही। जो नफरत कर रहे हैं वो हर बार हर मिनट सोच रहे हैं कैसे उसको गिराऊं, कैसे उसको पीछे हटाऊं, और जो लोग मुझसे प्यार करते हैं वो सोचते हैं कैसे आगे बढ़ाऊं, कैसे आगे बढ़ाऊं। तो ये हमारे जीवन में भी है, लोग नफरत करने वाले भी हैं, प्यार करने वाले भी, पर हैं हम उनके साथ ही, चाहे दिमाग में हो चाहे दिल में हो, पर हैं तो साथ में। तो इस प्रकार से सभी व्यक्तियों की अच्छाई बुराई लोग करते ही हैं, वो चलता रहता है। परंतु भारत को आर्थिक प्रगति के पथ पर अग्रसर करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए उन्हें सदैव स्मरण किया जाएगा। तो भारत को आर्थिक प्रगति, ठीक है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे आगे बढ़ाने के लिए उनको हमेशा महत्वपूर्ण उनकी भूमिका रही, उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। सांख्यिकी विद और सांख्यिकीय सिद्धांत में उनके योगदान से लाभ उठाते रहेंगे, और सांख्यिकीय विद और सांख्यिकी में उन्होंने जितने भी सिद्धांत, जो थ्योरीज उन्होंने दिए, उनका हमेशा भारत और पूरी दुनिया लाभ उठाती रहेगी। अब बात करते हैं सेवा क्षेत्र की या सर्विस सेक्टर की। देश के विकास के साथ साथ इसमें एक संरचनात्मक परिवर्तन आता है। भारत में तो ये परिवर्तन बहुत विचित्र रहा। देखो पहले आप मेरी एक छोटी सी कहानी समझो। बात ऐसी है कि जब भी जो देश विकासशील होते हैं ना, उनके विकास में अगर सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर कहीं से आता है तो वो प्राथमिक क्षेत्र से आता है। प्राथमिक क्षेत्र से आता है मतलब आप कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर उनके लिए बिल्कुल एक रीढ़ की हड्डी बनकर के काम करती है। फिर वो प्राथमिक से धीरे धीरे वो द्वितीय क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं, और फिर द्वितीय से वो तृतीय क्षेत्र की तरफ बढ़ते हैं। मतलब आप कह सकते हो जहां पर तृतीय क्षेत्र का ज्यादा योगदान है, कहीं ना कहीं वो विकसित देश ही है। परंतु भारत के में थोड़ा सा उल्टा सिस्टम समझ में आया। अब जैसे जैसे देश का विकास हुआ तो जो सेवा क्षेत्र का जो संरचनात्मक परिवर्तन है, जो स्ट्रक्चर जो आपको चेंज दिखना चाहिए कि भाई इतना योगदान सेवा क्षेत्र का, उसमें काफी गजब का परिवर्तन आया है। और ये परिवर्तन जो आया है ये बहुत विचित्र है, बहुत ही चौंकाने वाला है। ठीक है, गजब का ही परिवर्तन आया, देखते हैं। सामान्यतः विकास के साथ साथ सकल घरेलू उत्पाद में कृषि का अंश कम होता है और उद्योगों का अंश प्रदान होता है। तो देखिए जैसे जैसे विकास होता है, विकास बढ़ता है, तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कम होता है, द्वितीय का बढ़ता जाता है। विकास के उच्चतर स्तर पर पहुंचकर जीडीपी में सेवाओं का अंशदान अन्य दोनों क्षेत्रों से अधिक हो जाता है। मतलब आप जब सबसे पहले लेवल पर हो तो किसका, प्राथमिक का ज्यादा रहेगा और बाकियों का कम रहेगा। उसके बाद थोड़ा सा इसका कम हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा, इसका तो आप छोड़ ही दो एक बार। और फिर एक ऐसा समय आ जाता है वो विकसित वाला, जब ये सेवा क्षेत्र तीनों में से सबसे ज्यादा इसका हो जाता है। भारत में जैसा कि गरीब देश में अपेक्षा की जाती है कि जीडीपी में कृषि का अंश 50% से अधिक था। ठीक है, तो जीडीपी में कृषि का जो अंश है वो 50% से अधिक था। किंतु 1990 में सेवा क्षेत्र का अंश बढ़कर 40.59% हो गया। ये कृषि तथा उद्योग दोनों से ही अधिक था। अब देखिए, अब 1990 में भी अब भारत विकसित नहीं हुआ है, अभी विकास की प्रक्रिया चली रही है। और मैंने क्या कहा कि जहां अगर सेवा क्षेत्र है वो कहीं ना कहीं वो विकसित देश है, परंतु विकसित ना होने के बावजूद भी भारत एक गरीब
जो देश है उससे यही अपेक्षा करी जाती है कि कृषि क्षेत्र का उनका योगदान ज्यादा रहेगा, परंतु सेवा क्षेत्र का योगदान आज जीडीपी में 40.59% जीडीपी में योगदान है, जो कि कृषि और उद्योग दोनों से ही अधिक है। ऐसी स्थिति तो प्राय विकसित देशों में ही पाई जाती है, ठीक है। और ये जो स्थिति है कि भाई टर्शरी सेक्टर या सर्विस सेक्टर जो है वो उसका ज्यादा से ज्यादा जीडीपी में अंश होना, ये तो सिर्फ और सिर्फ विकसित देशों में ही देखा जाता है। 1991 के बाद की अवधि में तो सेवा क्षेत्र के अंश की संवृद्धि की ये प्रवृत्ति और बढ़ गई। और अगर आप 1991 के बाद अगर आप देखते हैं, 1991 की बात क्यों कर रहे हैं, एलपीजी आ गया था, ठीक है। एलपीजी इसमें आ गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आ गया था, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण वाली नीति इसमें आ चुकी थी। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो सेवा क्षेत्र का जो अंश है जीडीपी में, जो अंश है उसमें और भी संवृद्धि हुई, मतलब आप कह सकते हैं और भी ज्यादा उसमें ग्रोथ हुई और भी बढ़ोतरी हो गई। इससे देश में वैश्वीकरण का प्रारंभ हुआ। और अब इससे क्या हुआ, देश में वैश्वीकरण की जो शुरुआत है, प्रारंभ है, वो हो जाता है। देखिए अपन चैप्टर 3 में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे एलपीजी के बारे में। चैप्टर 3 में आपको पूरा डिटेल में पढ़ने को मिलेगा एलपीजी में। और मैं एक बात आपको ये कह देना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने 11th और 12th बहुत अच्छे से पढ़ ली, इकोनॉमिक्स की 11th और 12th बहुत ही अच्छे से पढ़ ली, तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, जिस दिन आप कॉलेज जाओगे ना, कॉलेज के मैं आपके गारंटी के साथ कहता हूं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर है ना, आप 11th 12th की पढ़ाई के आधार पर निकाल दोगे। आप 11th 12th की पढ़ाई के आधार पर निकाल दोगे। अगर आप एक दिन 2 दिन पहले भी किताब खोल करके देखोगे ना, तो आपको काफी टॉपिक ऐसा लगेगा, यार तो मेरा पढ़ा हुआ है, उदारीकरण तो मैंने पढ़ा है, वैश्वीकरण तो मैंने पढ़ा है, निजीकरण तो मैंने पढ़ा है। मतलब 11th 12th बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा आधार है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा और अच्छी बात बताता हूं, चलो ये तो आपको बुरी लग रही होगी, ठीक है, कि पढ़ना पड़ेगा अभी 11th 12th में। एक ऐसी बात बताता हूं जो कि ज्यादा नहीं पढ़नी पड़ेगी। 11th की इको में और 12th की इको में अंतर है, 11वीं की इको और 12वीं की इको में अंतर है। 11वीं की जो इको है, जो 2 किताबें हैं, डेवलपमेंट वाली और स्टेटिस्टिक्स वाली, मतलब विकास वाली और सांख्यिकी वाली, ये दोनों आप पढ़ लो, बहुत अच्छी बात है, आपको कॉलेज में काम आएगी, आपको यूपीएससी में बेसिक क्लियर करने में काम आएगी। परंतु ये नहीं भी पढ़ोगे तो ऐसा नहीं है कि 12th में कुछ समझ में नहीं आएगा, 12th में सब कुछ समझ में आएगा, वो बिल्कुल इनसे हट करके है। वैसे तो मैं ऐसा ही पढ़ाऊंगा कि आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा आपको समझ में ही आएगा, ठीक है। और 12th में चलती है माइक्रो व्यष्टि अर्थशास्त्र और मैक्रो समष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। माइक्रो और मैक्रो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र चलती है, ये दोनों अलग है और ये दोनों अलग है। ये तो बात रही उन सभी बच्चों की जो स्टेट बोर्ड में, जैसे कि कोई यूपी बोर्ड में हो, राजस्थान बोर्ड में हो, झारखंड बोर्ड में हो, बिहार बोर्ड में, एमपी बोर्ड में, उनमें हो। परंतु सीबीएसई ने थोड़ा सा गेम पलट दिया, सीबीएसई ने थोड़ा सा बदलाव कर दिया। सीबीएसई ने यह करा कि बोले ये सांख्या की स्टेटिस्टिक्स वाली रहने दो और माइक्रो वाली उठा करके इधर ले आओ, माइक्रो वाली इधर ले आओ और डेवलपमेंट वाली उधर पटक दो। तो अब सीबीएसई के जो बच्चे हैं उनके पास 11th में व्यष्टि अर्थशास्त्र और सांख्यिकी है और 12th में उनके पास विकास और समष्टि है। परंतु अब जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं भैया, वो तो बिल्कुल, अगर आप माइक्रो अभी पढ़ रहे हो तो माइक्रो सही से ही पढ़ना, क्योंकि वो 12th में आपको मैक्रो से जोड़ेगी। माइक्रो और मैक्रो की जो दोनों किताबें हैं वो साथ होनी चाहिए, वो जरूरी है, वो आप समझने में आपको थोड़ा सा विकास कर पाएगी। नहीं तो आप थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यार हम लोग फिर मैक्रो में क्या पढ़ रहे हैं। तो अब भी आप माइक्रो कहीं से पढ़ रहे हैं, वो माइक्रो थोड़ा सही से पढ़ करके रखिएगा, ओके। अब बात करते हैं स्वामित्व तथा प्रेरणाएं। किसान को भूमि, ये नीति इस विचारधारा पर आधारित है कि यदि किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया जाए तो वे उत्पादन बढ़ाने में अधिक रुचि, उन्हें अधिक प्रेरणा मिलेगी, लेंगे। देखिए अब एक बात समझिए, आप स्वामित्व का मतलब होता है मालिकाना हक, कि भाई आप उस चीज के मालिक है, आप उस जमीन के मालिक है, आप उस मोबाइल के मालिक है, आप उस घड़ी के मालिक है, मालिकाना हक होता है। प्रेरणा मतलब आपको कहां से प्रेरणा मिलती है, मतलब आप मोटिवेट जो होते हो वो आपको कहते हैं कि हमें प्रेरणा मिल रही है। अब भारत ने जब समाजवाद का मॉडल, लगभग ऐसा लगता है कि समाजवाद का मॉडल है, पर समाजवाद के मॉडल में जैसे कि आप सोवियत संघ में देखेंगे कि जमीन का जो टुकड़ा है वो भी सरकार के हाथ में, कि भाई ये कृषि इतनी हो रही है, ये सरकार ने जमीन बांट दी, इतनी इस किसान की, इतनी इस किसान की, किसान देगा बेचेगा। वो जमीन पे जो अधिकार है वो सरकार का ही है, वो पूरा का पूरा जो अधिकार है वो किसका, सरकार का। सरकार के अनुसार ही काम होगा, सरकार जो बोलेगी वही उगाया जाएगा, सरकार जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। तो मतलब कहीं ना कहीं जो स्वामित्व है वो किसका है, सरकार का है, ओके, सरकार का। अब आप मुझे एक चीज बताइए, आपकी जो जमीन है उस पर मेरा हक है,
मेरा हक है, मैं। अब एक बात बताओ, आप मन लगा करके काम करोगे क्या? कभी भी नहीं करोगे। कोई खराब हो गया, छोड़ना यार, सर को नुकसान होगा, होने तो अपना क्या जाता है। कोई फल वल खराब आ गया, अरे डालना यार, तू कितना सोचता है, अपन तो नौकर है यार, डाल दे चुपचाप, मैं भी फल सही डालूंगा। ऐसा ही करेंगे आप ऐसा ही करेंगे जब तक हमारा अपने वाला भाव नहीं होता ना, हम गलत करने को तैयार होते हैं। अरे छोड़ यार, अपनी जमीन थोड़ी है, छोड़ना यार, इसके साथ हो रहा तो होने दे, अपने साथ थोड़ी हो रहा है। जब तक अपने साथ नहीं होता तब तक हम उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। तो किसानों के लिए यही भारत में सोचा गया कि किसानों को जमीन उनका ही मालिकाना हक रहना चाहिए। तो अब आप पूछोगे सर, भारत में सरकारों ने थोड़ी ली जमीनें, तो भाई अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था चला करके गए। अब जमींदारों के पास बहुत ज्यादा जमीनें थी, अब वो जमींदार किसानों से नौकर बनवा कर उनके से काम करवाते थे। किसान कभी खराब माल भी बेच देता था, कभी कुछ उगा रहा है, कभी कुछ नहीं उगा रहा है, छोड़ना, जमींदार को नुकसान हो रहा है, हमारे इतना शोषण करता है, इतना खून चूसता है, थोड़ा बहुत नुकसान से उसको क्या हो जाएगा। पर ये नुकसान असल में किसको हो रहा था? देश को हो रहा था, कि उसका उत्पादन जो है वो गिर रहा था। तो सरकार ने ये सोचा कि हम किसानों को ही उन जमीनों का स्वामित्व बनाना है, मालिक किसानों को ही बनाना है। जब हम मालिक किसानों को बना देंगे तो किसान सोचेगा कि अरे मेरी जमीन है, कैसे उत्पादन कम हो जाएगा, मैं इसको ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करूंगा, ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर माल बेच करके ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊंगा और देश की जो जीडीपी है उसमें बढ़ोतरी करूंगा। तो स्वामित्व बहुत जरूरी है, मालिकाना। जब तक हमारे पास अधिकार नहीं होता किसी चीज का, तब तक हम लोग कुछ काम नहीं कर पाते। जैसा कि मैंने आप लोगों को पॉलिटी में भी पढ़ाया है कि कार्ल मार्क्स क्या कहते थे कि अधिकार के बिना कर्तव्य नहीं और कर्तव्य के बिना अधिकार नहीं। अधिकार भी जरूरी है और कर्तव्य भी जरूरी है। अब जब जमींदारों के अंडर में किसान काम करा करते थे तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य था, अधिकार नहीं था। ये भी कर दूं, वो कर दूं, अधिकार नहीं था। जो किसान जमींदार ने बोल दिया वो कर दो, बस काम करना है तुम्हें, ड्यूटी करो, तुम बाकी ज्ञान मत दो, ये वाला सीन था। जब आपने उनको मालिक बना दिया जमीनों का, अब उनका अधिकार भी है, जमीन किसकी है? मेरी है। और मेरा कर्तव्य क्या है कि इस जमीन से मैं ज्यादा से ज्यादा उत्पादन कर करके मेरा खुद का भी विकास करूं और देश का भी विकास करूं। ठीक है ना? तो किसानों को भूमि, ये नीति इस पर आधारित है कि किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया जाए। स्वामी का मतलब मालिक बना दिया जाए, भूमि का मालिक बना दिया जाए किसको? किसानों को। और उत्पादन बढ़ाने में अधिक रुचि लेंगे, तो उत्पादन बढ़ाने में, प्रोडक्शन बढ़ाने में ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि भू स्वामित्व से कृषक को अधिक उत्पादन का लाभ मिलता है। भू स्वामित्व का मतलब क्या हो गया? भू मतलब जमीन, स्वामित्व मतलब उसके मालिक। तो जमीन का जब आप उसे मालिक बना देंगे तो कृषक को, जो किसान है, उसको क्या होगा? अधिक उत्पादन का लाभ मिलेगा। क्योंकि किसान क्या सोचेगा? मेरी जमीन है, मैं ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करूं और उसको ज्यादा से ज्यादा बेचूंगा, और ज्यादा से ज्यादा जब बेचूंगा तो मुझे खूब ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट होगा और वो प्रॉफिट मेरे लिए बहुत काम आएगा। काश्तकारों को भूमि में सुधारों की कोई प्रेरणा नहीं होती क्योंकि अधिक उत्पादन से जमींदार को ही लाभ मिलता है। काश्तकारों का मतलब हो गया जो किसान है। अब उनसे भूमि में सुधार से कोई उनको फायदा नहीं मिलता। ज्यादा उगाओ कम उगाओ, फायदा किसको हो रहा है? जमींदार को फायदा हो रहा है, मालिक को फायदा हो रहा है। हमें क्या फायदा हो रहा है? हमें तो कोई भी फायदा नहीं हो रहा। सारा का सारा फायदा मालिक को होता है, जमींदारों को होता है। तो काम करो मत करो, कोई खराबी हो रही है जमींदार देख लेगा, अपन क्यों देखे? मतलब वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है काम को लेकर, और ना उसको वो इंटरेस्ट पैदा करने के लिए कहीं से प्रेरणा मिल रही कि नहीं। अब देखो, अब खुद की जमीन होती तो अरे मेरी जमीन है, कैसे खराब हो जाने दो, मेहनत से, खून पसीने से इस पे मेहनत करता हूं। तो प्रेरणा कहां से मिलती है? मेहनत से भी मिलती है, तो वो भी नहीं मिल पा रही इनको। प्रेरणा प्रदान करने में स्वामित्व के महत्व को बताने के लिए पूर्व सोवियत संघ के किसानों के द्वारा बिक्री हेतु फलों की पैकिंग करने में लापरवाही का उदाहरण दिया जा सकता है। देखिए, अब प्रेरणा के लिए, अब आप उनको मोटिवेट करने के लिए, तो स्वामित्व के महत्व को आप बताने के लिए कि स्वामित्व का महत्व, मालिकाना हक कितना जरूरी है, उसके लिए आप सोवियत संघ के किसानों का एक उदाहरण दे सकते हैं। अब यहाँ के सोवियत संघ के जो किसान है, सारा का सारा सरकार के अंडर में हुआ करता था, सब सरकार चला रही है। तो बिक्री हेतु जो फल थे, अब फलों की जो वो पैकिंग करते थे, एक डब्बे में फल डालने। अब खुद की जमीन है तब तो वो बिल्कुल अच्छे अच्छे फल दे करके डालेगा कि भाई लोग खरीदे और उसको पैसा मिले। अब वो क्या करते, खराब भी उसमें डाल दिया। सरकार का ना, सरकार देखे खराब अच्छा सब उसमें डाल दिया, सब उसमें डाल करके भेज दिया। अब एक फल के साथ वो सारे फल खराब हो गए, वो खराब हो गए, सरकार को घाटा हुआ, नुकसान हुआ। क्यों? लोगों ने इंटरेस्ट लिया नहीं ना। जब तक लोग खुद इंटरेस्ट लेकर के काम नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं। और वो कब इंटरेस्ट लेंगे? जब उनको खुद का बना दिया जाएगा, आपका है, ये मेरा है। आपने बहुत बार आपकी स्कूलों में देखा होगा, जो सबसे बदमाश बच्चा होता है ना, उसको मॉनिटर बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसको अधिकार दे दिया गया, देख। और वो खुद सोचता है, यार मैं गलत कैसे कर सकता हूं, मैं तो इन सबके ऊपर नजर रखने वाला व्यक्ति हूं, फिर मैं कैसे गलत करूं? उसको अधिकार दे दिया कि बेटा तेरी क्लास है, तुझे ध्यान रखना है।
अच्छा मेरी क्लास है, मुझे ध्यान रखना, ठीक है मैं रखूंगा। उसको स्वामित्व, उसको मालिकाना हक उसको क्या कर दिया गया, दे दिया गया। वे सड़े गले फलों और ताजे फलों को एक ही बॉक्स में पैक कर देते थे। आज प्रत्येक किसान ये जानता है कि सड़े गले फल ताजे फलों को भी खराब कर देते हैं यदि उन्हें एक साथ पैक किया जाए तो। और आज सभी किसान ये जानते हैं कि अगर कोई खराब फल है उसको अगर हम अच्छे फलों के साथ मिला देंगे तो वो सारे के सारे फलों को खराब कर देंगे। इससे किसान को ही हानि होगी। अब हमने अगर उसको किसान को मालिक बना दिया तो अब उसको हानि होगी और वो फल ऐसे बेच नहीं पाएंगे उसकी। अतः प्रश्न उठता है कि सोवियत संघ के किसान ऐसा काम क्यों करते थे जो उनको साफ तौर पर हानि पहुंचाए। अब जब किसानों को पता है कि इससे हानि होगी, लॉस होगी, तो ऐसा काम कर क्यों रहे, खराब फल को अच्छे फलों के साथ क्यों मिला रहे, क्यों लोगों को इस प्रकार से सोच रहे कि हम लोग दे देंगे, क्यों, क्योंकि उनके पास मालिकाना हक नहीं था। इसका अर्थ किसानों के सम्मुख प्रेरणाओं से है, क्योंकि पूर्व सोवियत संघ में किसान भूमि के स्वामी नहीं थे, अतः न उन्हें लाभ होता था और न ही उन्हें हानि। तो पूर्व सोवियत संघ जो है उसमें किसानों के पास भूमि का कोई भी स्वामित्व नहीं था, वो भूमि के मालिक नहीं थे। अब मालिक नहीं थे तो ना तो उनको लाभ होता था ना हानि, उनको तो जो पगार मिलती थी, जितना शेयर मिलता था वो मिलता रहता था, तो ना उनको चिंता ना उनको फिक्र, जो हो रहा होने दो, चलने दो, हमें तो बोला है, मतलब सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य करना है, अधिकारों की बात नहीं करनी, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो वो ज्यादा काम बताएंगे, ऐसा करना ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य करते रहो। स्वामित्व न होने के कारण कृषकों को दक्ष होने की कोई प्रेरणा नहीं होती थी। देखिए अब जब मालिकाना हक होता है, जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, आपकी खुद की कंपनी, आपकी खुद की फैक्ट्री, आप उसमें नया कुछ काम करने की सोचोगे, कुछ इनोवेटिव करने की सोचोगे, आप अपना घर है, आप अपने घर में कुछ ना कुछ नया से नया करने की सोचोगे, क्योंकि उसको जो आपको मालिकाना हक है ना वो आपको प्रेरणा दे रहा है, यार और कुछ नया करे, और कुछ नया करे, और कुछ नया करे, इस प्रकार से। अब स्वामित्व न होने के कारण कृषकों को दक्ष होने की, दक्ष का मतलब है इफिशिएंट होने की और बेहतर जो होने की कोई प्रेरणा नहीं थी। क्यों हूं बेहतर, मेरा जितना भी काम कर लो फायदा तो मालिकों का, मुझे क्या फायदा हो रहा है, मुझे तो कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। सरकार को फायदा हो, मालिक का फायदा हो, अपन को तो कोई मतलब नहीं है। जितना बोला है कि भैया हाँ सुबह से लेकर इतने बजे तक काम करना, काम करेंगे, खाएंगे पिएंगे और चले जाएंगे, बाकी सरकार जाने और मालिक जाने। इससे इस बात की जानकारी मिलती है कि अति उपजाऊ विशाल कृषि क्षेत्र के उपलब्ध होने के बावजूद सोवियत संघ में कृषि क्षेत्र का उत्पादन कम क्यों था। तो अब बहुत ज्यादा उपजाऊ जमीन होने के बावजूद भी और विशाल कृषि क्षेत्र होने के बावजूद भी सोवियत संघ में क्यों कृषि का उत्पादन कम हुआ, उस कारण का वो कारण अब हमें पता चल चुका है। क्यों, क्योंकि वहां पर किसानों के पास स्वामित्व नहीं था, और स्वामित्व किसके पास था, सरकार के पास था, और सरकार के पास था तो किसानों को प्रेरणा नहीं मिली कि हम क्यों ज्यादा उत्पादन करें, क्या जरूरत है ज्यादा उत्पादन करने की, फायदा तो पूरा का पूरा सरकार को होगा, हमें तो कोई भी फायदा नहीं है। जब हमें कोई फायदा नहीं है तो हम बिल्कुल भी उत्पादन नहीं करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हम नेक्स्ट लेक्चर में ये जानेंगे कि पूरा कृषि का टॉपिक पढ़ेंगे और उसमें अब हम लोग ये जानेंगे कि भारत में किस प्रकार से किसानों को जमीन का मालिक बनाने के लिए क्या क्या करा गया। हम बात कर रहा हूं भू सुधार की, लैंड रिफॉर्म की। ये लैंड रिफॉर्म क्या है वो जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।